Hello friends, good morning. Myself Dr. Rajni Shrivastava presenting you a topic respiration. This is very important topic for class 11th and 12th student as well as those who are preparing for NEET examination. These are the course content of 11th class biology. There are 5 units in this paper: diversity of living organisms, structural organization in plants and animals, cell structure and function, plant physiology and human physiology. Plant physiology and human physiology are these two major units that have carry major marks. So first thing we will discuss about respiration. This is the topic taken from the plant physiology portion. What is respiration? There are many things about respiration that we know. Respiration we can say is the breathing in human being. Respiration we can say is the metabolic process. So I am going to give you a clear concept about respiration. Respiration क्या है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर चलती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो या सिंपल मॉलिक्यूल को बना करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है. सो मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो प्रोसेस होती है. वन इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड सेकेंड इज़ द एनाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज टूटती है तो उससे फिर क्या होती है? एनर्जी लिबरेट होती है. और जब कोई सिंपलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के किसी एंजाइम की प्रेजेंस में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है. चूँकि रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या हम कहें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, सो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. सो रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. विद इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इस मेट बी अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लिबरेट होती है. It is a biochemical process that occurs within the cell of organism. So पहली चीज़ important चीज़ क्या है रेस्पिरेशन में? कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है. इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, दैट इज़ द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जनरेट होती है. इसमें कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन करने में हेल्पफुल होती है. ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और डोमिनेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. सो सिंपलर टर्म में हम रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लिया जाता है ताकि उसी की प्रेजेंस में फूड बर्न हो सके. बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. यानी कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लिया जाता है और ये फूड मटेरियल पे, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो या आपका फैट हो, ग्लाइकोजन हो, उस पर वर्क करता है, उस सबस्ट्रेट पे वर्क करता है, ये फूड मटेरियल पे वर्क करता है और वर्क करके एनर्जी लिबरेट करता है और एज अ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है. There is a basic difference between respiration and combustion. As respiration occurs in living cells, combustion is a non-cellular process. It is not under a living cell. It is a biochemical process, whereas combustion is a physicochemical process. Here, the energy is released in stages as the chemical bonds are break. मान लीजिए कि कोई भी 6 बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, वो टूटता है 5 बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में और फिर वो टूटता है 4 बॉन्ड या 3 बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती जाती है वैसे वैसे एनर्जी लिबरेट होता है. लेकिन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सारे केमिकल स्टेप साइमल्टेनियसली एक ही साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं.
यहाँ पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ट्रैप होती है, यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में ट्रैप नहीं होती है। यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद से जो है ग्लाइकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं। In respiration, number of enzymes are required. Many enzymes are required, like the kinase enzyme, hydrolase enzyme. So many type of enzyme are required for respiration, whereas it is a non-enzymatic process. Combustion is a non-enzymatic process. And one important thing, less than 50% of energy and no light is produced from respiration, whereas in combustion energy is liberated in form of both light and heat energy. Here temperature is not allowed to rise, whereas temperature become very high in the combustion process. Respiration दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है सो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप ये देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज द टीसीए साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और वी कैन से क्रेब्स साइकिल, एंड देन last one is the oxidative phosphorylation, and the generation of ATP occur in this step. So oxidative phosphorylation के थ्रू ही ATP का जनरेशन होता है, और एरोबिक प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अप्रॉक्सीमेटली 36 to 38 ATP एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसके थ्रू सिर्फ 2 ATP एनर्जी का जनरेशन होता है। चाहे वो एरोबिक प्रोसेस हो या एनारोबिक प्रोसेस हो, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस दोनों में कॉमन ही होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस स्टेप में किसी भी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंजप्शन नहीं होता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और यू कैन से पायरुविक एसिड, और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में यहाँ पे 2 ATP यूज़ की जाती है, और ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो, दोनों में ये कॉमन है। और फिर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ये क्रेब्स साइकिल में ये पायरुवेट जाता है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्रेब्स साइकिल में जाता है, और क्रेब्स साइकिल से जितने भी ATP, NADP, GTP जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाते हैं और approximately 36 to 38 ATP का जनरेशन करते हैं। So these are the basic differences between aerobic respiration and anaerobic respiration, जहाँ पर कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी कि जो ग्लूकोज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको सफिशिएंट मिलता है, और ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता है। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जबकि एनारोबिक का इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या CO2 होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने आपको बताया 36 to 38 ATP, और यहाँ पे 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हर तरह के प्लांट्स और एनिमल में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। अगर समराइज फॉर्म में कहें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है C6H12O6। ये C6H12O6 ग्लूकोज के लिए लिया गया है, और ये जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 686 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है, जो कि 36 ATP से जनरेट होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेम सबस्ट्रेट ग्लूकोज जो C6H12O6 है
ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न होता है और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 56 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देयर आर 3 फेजेस इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। चूँकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स में वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए फर्दर जो ग्लाइकोलिसिस के बाद का स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल कहते हैं। Glycolysis is the first phase of respiration, and after glycolysis there is the Krebs cycle, and after Krebs cycle there is oxidative phosphorylation. So these three main phases of respiration. So we will discuss glycolysis in detail. इसके बाद जो है क्या होता है यहाँ पर, फिर 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यानी कि जो ये ये छठवें पोजीशन पे, अब तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, तो ये तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट था, पहले और तीसरे दोनों पोजीशन पे बन जाता है, तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। फिर एडीपी यहाँ पे जनरेट होता है, एडीपी यूज होता है और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फिर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे इसका म्यूटेशन हो जाता है, सिर्फ पहले से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है ये, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। और इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर वाटर निकलता है। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर निकल जाता है। जब वाटर निकलता है तो यहाँ पे देखिए ये वाला वाटर निकल गया, H2O वाला, तो H बच गया सिर्फ, तो फॉस्फोइनॉल पाइरेट बनाता है। और यहाँ पर फिर एडीपी यूज होता है और एटीपी का जनरेशन होता है और पायरुवेज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट बनता है। यानी कि ये और ये वाला स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में एटीपी का कंजप्शन होता है, जबकि जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है उसके नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी जनरेट होती है NADH के फॉर्म में। फिर उसके बाद से उसके लगातार सारे स्टेप्स में एनर्जी जनरेट होती है। इस स्टेप में जो एनर्जी जनरेट होती है एडीपी यूज होता है, एटीपी जनरेट होता है, एंड देन लास्ट वाले स्टेप में एटीपी यूज होता है और एटीपी जनरेट होता है। यानी कि 2 एटीपी का कंजप्शन हुआ और 2 एटीपी का जनरेशन हुआ और NADH जो होता है वो 3 एटीपी का जनरेट करता है, 3 एटीपी के बराबर होता है। तो अगर ये देखें, हम ओवरऑल देखें, यहाँ से 2 पार्ट में टूट चुका है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे होगा वो 2 बनेगा। तो यहाँ जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल या 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अप टू ग्लाइकोलिसिस। होपफुली ये आपको समझ आया हो। If you really understand this topic, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your patient learning. And if you are interested for biology classes, kindly register yourself on the link or send me message on the my WhatsApp number 9415985202. This is the admission form. You can go here and right click on the link, open the link, and after that there will be a form, and there is a form that will open. ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 11th के लिए, 12th के लिए और 10th के लिए, 3 क्लासेस के लिए बायोलॉजी क्लासेस मैं रन कर रही हूँ अभी। सो आप यहाँ एडमिशन फॉर्म पे जाइए, यहाँ हाइपर लिंक बना हुआ है, राइट क्लिक कीजिए और ओपन लिंक करिए। ओपन लिंक करके एक फॉर्म खुल करके आएगा, आप उसको भरिएगा। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, क्लास है, किस बोर्ड से पढ़ रहे वो है, और इसके अलावा आपका व्हाट्सएप नंबर आप जो है फ़ोन वाला वो देना है आपको। और फिर उसके बाद से 500 का एक मिनिमम फीस अमाउंट है, उसको आप मेरे जो इसी फॉर्म में नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया, उसमें डिपॉजिट कीजिए और उसके स्लिप का स्क्रीनशॉट लेके इसमें अटैच कर दीजिए, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका मैसेज मेरे पास आ जाएगा। So kindly registered yourself for biology classes and visit my channel regularly for biology notes. Please subscribe my channel. It is very much important for you. जब भी कोई मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी. So thank you so much.